Dear students, today we will discuss MCQs based on nuclear physics. उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस आशा के साथ मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक प्रॉपर्टी, साथ ही साथ न्यूक्लियर मॉडल्स, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेल्स मॉडल, न्यूक्लियर फिजिक्स की दो घटनाएं फिशन और फ्यूशन को कवर करूंगा इन एमसीक्यूज़ में। और बहुत ही कहा जा सकता है कि फैक्ट पर आधारित ये एमसीक्यूज़ हैं जो मेनी टाइम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और बहुत सारे कंपटीशंस में पूछे गए हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा ये इम्पॉर्टेंट होगा बीएससी थर्ड ईयर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा आईआईटी जैम, नीट, आईआईटी, पीजीटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज के एमसीक्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 1, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अबाउट। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था ये न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस दिया था कि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा भाग है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जहाँ पर उस एटम का संपूर्ण टोटल पॉजिटिव चार्ज और उसका भार केंद्रित होता है, मास केंद्रित होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड explained the result of his alpha particle scattering experiment by assuming that A, almost all the negative charge is concentrated in a teeny central core। ये तो गलत है, निगेटिव चार्ज एटिड इलेक्ट्रॉन तो सेल्स में ऑर्बिट में होते हैं। सेकंड है इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल ऑफ एटॉमिक मास कंसंट्रेटेड इन अ टीनी सेंट्रल कोर। बिल्कुल सही है, अभी भी मैंने स्टेटमेंट ही बोला है यही कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और जो उसका एटॉमिक मास है वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम रीजन में सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है। क्वेश्चन ऑप्शन सी, इंटायर एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन अ टीनी सेंट्रल कोर। तो आपने देखा कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और इस तरह से आप पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रिडिक्ट्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस के साइज के बारे में कल्पना की गई और उसका आर्डर क्या रहा। तो आपको मालूम होना चाहिए 10⁻⁻14 मीटर का आर्डर माना गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 10⁻⁻14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया स्कैटर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल फाई इज। तो ये बहुत इत्मीनान से अगर आप अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, उसकी थियरी को पढ़े हैं, केवल ओवरव्यू पढ़े हैं, तो ये सब प्रश्नों का जवाब आप दे ले जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस को चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ स्कैटरर। ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ स्कैटरर। ऑप्शन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द स्कैटरर, नन ऑफ द एबव। तो आप जानते हैं कि जो एरिया स्कैटरिंग एट अ पर्टिकुलर एंगल फाई है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ स्कैटरर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म न्यूक्लियन इज़ यूज्ड फॉर। न्यूक्लियन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जब भी आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन रूप से कहते हैं या इसको आप न्यूक्लियंस के नाम से कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों के लिए आप न्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जेड। तो आप सभी को मालूम है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम निर्भर करता है कि उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, या यूँ कहें कि उसका जो मास नंबर है वो कितने के बराबर है। अगर मास नंबर बढ़ेगा तो आप कहते हैं कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ेगा, अर्थात आप ये मान करके चलते हैं कि अगर न्यूक्लियस के शेप को हम स्फेरिकल माने, उसका रेडियस आर माने, तो 4 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू होगा ए। इस तरह से 4/3 पाई का कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, ये आपको रिलेशन मिलता है आर का। लेकिन चूंकि वॉल्यूम की बात की गई है यहाँ, तो वॉल्यूम से आप बात करेंगे तो आप कहा जाता है प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जेड, प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मास नंबर, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर ए के। हिंट में भी मैंने दे रखा है, तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, अ न्यूक्लियस यक्स हैज़ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको अच्छे से मालूम है कि देखिए, कोई यक्स नाम इसलिए दिया गया कि हम डिफाइन नहीं किए हैं नाम। तो कहा गया है कि मास नंबर ए है, तो लिखा जाता है कैसे न्यूक्लियस को, जेड यक्स ए। यहाँ जो होता है ये एटॉमिक नंबर, ये जो होता है ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो अब आपको साफ तौर पर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको मालूम है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जेड जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेड। क्वेश्चन नंबर 9, एन एटम यक्स हैज़ एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट विल बी। तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो ए जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जेड जो होता है वो प्रोटॉन। तो इस तरह से ए माइनस जेड कर दीजिएगा, मतलब न्यूक्लियन की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने न्यूट्रॉन हैं। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन देखें तो आप पाएंगे न्यूक्लियन की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। अब जो आया ये बताएगा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, दैट इज ए माइनस जेड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए इज, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए इज। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस में आप सभी लोग इसको सॉल्व किए हैं, और आप पाते हैं कि द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्या होता है, किस ऑर्डर का होता है, 10⁻17 kg/m³। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये सब फैक्ट है, ये सब आपको एकदम याद रहने चाहिए। कैलकुलेशन के झमेले में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आप जितना समय एक क्वेश्चन पर पाएंगे उतना समय आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी एग्जामिनेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यह ध्यान रहे कि मुख्य बातें, जो फैक्ट्स हैं, जो रिज़ल्ट हैं, वो आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि देखते ही आप उनके बारे में बता सकें। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियर वॉल्यूम इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ एटम बाई अ फैक्टर ऑफ। जो न्यूक्लियर वॉल्यूम होता है वह छोटा होता है एटम बाई अ फैक्टर ऑफ, एटम से किस ऑर्डर से छोटा होता है, तो 10⁻12। ओके,
फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर न्यूक्लियर रेडियस इज। अभी अभी मैंने ऊपर आपने देखा है कि मैंने आपको वॉल्यूम के माध्यम से ये बताया है कि R प्रोपोर्शनल टू होता है A टू द पावर 1/3। यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है R0 A टू द पावर 1/3। तो इस तरह से आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियर फोर्सेस आर। न्यूक्लियर फोर्स की बात कब की गई है? तो जब आप इन द न्यूक्लियस होते हैं तभी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। इन द न्यूक्लियस में शॉर्ट रेंज फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को आप किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? तो न्यूक्लियर मैग्नेटान। न्यूक्लियर मैग्नेटान आपको मालूम होना चाहिए। न्यूक्लियर मैग्नेटान में आप जब चलते हैं तो आप प्रोटॉन म्यू एन म्यू पी दोनों की बात करते हैं, अर्थात प्रोटॉन मैग्नेटान और न्यूट्रॉन मैग्नेटान की भी बात आप करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, डिपार्चर of nucleus from the spherical symmetry is measured by its। जो न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमिट्री से बिखराव होता है या उसकी जानकारी किस पैरामीटर से जानते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रोपोल मोमेंट। क्वाड्रोपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रोपोल मोमेंट जो होता है, यही बताता है कि कोई न्यूक्लियस अपनी स्फेरिकल सिमिट्री से कितना बिखराव हो रहा है। वह प्रोलेट के लांग बिखर रहा है कि ऑबलेट के लांग बिखर रहा है। यहाँ ये क्वाड्रोपोल मूवमेंट जो होता है वो क्यू से होता है। अगर कोई न्यूक्लियस स्फेरिकल है तो उसके लिए क्वाड्रोपोल मोमेंट क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल न्यूक्लियाई विथ ऑड मास नंबर ए ओबे। तो आपको ये स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी न्यूक्लियाई में जो मास नंबर ए है वो ऑड है तो वह फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, यम इज द एटॉमिक मास एंड ए इज मास नंबर, देन यम माइनस ए अपान ए इज कॉल्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो m माइनस ए अपान ए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज मेजर ऑफ इट्स। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसी भी न्यूक्लियस में वो क्या बताती है, किसका मापक होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी की मदद से न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी की बात की गई और कहा गया कि जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे अधिक होगा वह न्यूक्लियस सबसे अधिक स्टेबल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना, स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20, मास डिफेक्ट ऑफ एन एटम ऑफ मास m, एटॉमिक नंबर z एंड मास नंबर a इज। देखिए मास डिफेक्ट पूछा है तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मास डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास डिफेक्ट? तो कहा जाता है कि किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का मास अगर हम जोड़ें तो वह मास सदैव ही न्यूक्लियस के मास से या जो एटॉमिक मास है उससे क्या होता है, अधिक होता है। तो वास्तव में जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम से जो एटम का मास होता है वो कम होता है, तो यही कहा जाता है कि अगर हम
इन मास में से एटॉमिक मास m को माइनस कर दे तो जो मास मिलेगा वही मास गायब हो गया, जिसको हम लोग मास डिफेक्ट करते हैं, जो कि बाइंडिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके, ZMP प्लस, दैट इज ZMP मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस Z Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Z क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ZME, Z जो है मास ऑफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एटम ऑफ मास, ठीक है ना, मास ऑफ एटम ये हम कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े। न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल मोमेंट इज, न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल मोमेंट इज always positive, always negative, zero or spheric, zero for spherical nuclide, always zero। तो देखिए जीरो तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अभी भी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि Q इज इक्वल टू जीरो फॉर स्फेरिकल न्यूक्लियाई एंड Q इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है जब न्यूक्लियस की सिमिट्री में बिखराव प्रोलेट और ऑबलेट के अलग होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल मोमेंट होता है वह जीरो फॉर स्फेरिकल न्यूक्लियाइड, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो स्टेटमेंट चूँकि एक ही सेलेक्ट करना है तो जीरो फॉर जो परफेक्ट है वो लीजिए, जीरो फॉर स्फेरिकल न्यूक्लियाइड। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, पैकिंग फ्रैक्शन इज, ऊपर अभी भी पैकिंग फ्रैक्शन को मैंने बताया है, जो आपने देखा ये मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन को हमने दिखाया है m माइनस ए अपान ए। ओके, तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात यहाँ की गई है। पैकिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, मे बी जीरो आर पॉजिटिव आर निगेटिव, बिल्कुल सही है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है वह जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। न्यूक्लियर फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस ओबे द इनवर्स थर्ड पावर लॉ ऑफ डिस्टेंस, हैव स्ट्रेंथ इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वह स्ट्रेंथ डिस्टेंस रिलेशनशिप से डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ डिस्टेंस रिलेशनशिप को अगर नहीं मानेगा न्यूक्लियर फोर्स तो पहला ऑप्शन वैसे ही कट गया, तीसरा ऑप्शन भी कट गया और चौथा ऑप्शन भी कट गया। इस तरह से बचा सिर्फ जो वो है ऑप्शन बी, आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर इक्वल। PP का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, PN का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, NN का मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, आर इक्वल। इट शोज दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर। तो आपको अच्छे से मालूम है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वह चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। पहली चीज़ ये तो स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए। अगर वह चार्ज इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर के होंगे। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर। तो इस तरह से आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है और लास्ट में देखिए ऑप्शन डी कह रहा है बोथ ए एंड सी, दोनों को कवर कर लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 25, लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज बेस्ट टू एक्सप्लेन। लिक्विड ड्रॉप मॉडल की मदद से क्या एक्सप्लेन किया है? तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने बताया कि जैसे कोई लिक्विड ड्रॉप जो है वो बड़ा होता है तो दो छोटे लिक्विड ड्रॉप में टूटता है अपने स्टेबिलिटी को पाने के क्रम में, उसी तरह से जो हमारा न्यूक्लियस है, बड़े न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए टूटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फिशन। ओके, न्यूक्लियर फिशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, न्यूक्लियाई हैविंग Z इज इक्वल टू 2, 8, 20 सो अनयूजुअल स्टेबिलिटी, दीज आर कॉल्ड एज। तो अब आपको सेल्स मॉडल याद होना चाहिए जिसने स्टेबिलिटी के बारे में
कुछ फैक्ट्स के दम पर अपनी बात की थी, जिसमें एक नाम आपने सुना होगा मैजिक नंबर, और कहा गया था कि मैजिक नंबर के क्रम में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को रखने वाले न्यूक्लियाई मैजिक न्यूक्लियाई कहलाएंगे, जो अत्यधिक स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैजिक न्यूक्लियाई। जिन न्यूक्लियाई में जेड का मान प्रोटॉन की संख्या 2, 8, 20 होगी, जो कि अनयूजुअल स्टेबिलिटी को शो करता है, उसको आप क्या कहेंगे? मैजिक न्यूक्लियाई कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर आपको याद होने चाहिए। मैजिक नंबर आपके क्या होते हैं? 2, 8, 20, 50, 82, 126। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 8 भी है, 12 भी है, 20 भी है, 58 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, fission of a nucleus is achieved by। फिशन जो होगा वो कैसे अचीव किया जाता है? bombarding it with। फिशन ऑफ अ न्यूक्लियस इज अचीव्ड बाय bombarding it with। किससे बम्बार्डिंग करेंगे? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरेज, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की बमबारी से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 8O16 इज 3 फर्मी, देन न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 82Pb206 इज। तो आप जानते हैं, अभी भी ऊपर मैंने आपको रिलेशन बताया है कि आर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस आर प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। ऑक्सीजन के लिए ए का मान है 16 और लेड के लिए ए का मान है 206। तो इस तरह से आप पाएंगे R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2⁴। A1 की जगह आपका 16, A2 की जगह आपका आ गया 206। और इस तरह से अगर आप देखें तो वैल्यू रख दीजिए, और जो R1 की वैल्यू है ऑक्सीजन के लिए R1 का आ गया, तो R1 की वैल्यू 3 फर्मीमीटर मालूम है, तो R2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, और यहाँ मैंने हिंट में कैलकुलेशन कर दिया है 7 फर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, एनर्जी लिबरेटेड इन न्यूक्लियर फिशन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम इज। 1 kg यूरेनियम के फिशन से कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? तो E इज इक्वल टू mc² से ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है, और आफ्टर द कैलकुलेशन आप पाएंगे 9 × 10⁻16 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी है थर्मियानिक एमिशन। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जो सोलर एनर्जी होता है वह कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को शो करता है, जहाँ कौन सी घटना होती है? न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना होती है। ओके, 2 छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और आपस में मिल करके एक मॉडरेटेड साइज़ के न्यूक्लियाई को बनाते हैं, जो एप्रोप्रिएट कंडीशन में पुनः 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और यह क्रम जारी रहता है। और इसी सोलर एनर्जी के लिए कहा जाता है कि सन के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल चल रही है, इसकी लाइफ टाइम 10⁸8 ईयर होती है। इस कारण से हम न्यूक्लियर फिजिक्स के माध्यम से ये कहते हैं कि यह जो सूर्य है यह हमें 10⁸8 ईयर्स तक लगातार कंटिन्यूअस रूप से कांस्टेंट टेम्परेचर पर एनर्जी की सप्लाई देता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नार बी। तो आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम अपने हिसाब से जो रिएक्शन कराते हैं तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, रेडियंट
एनर्जी ऑफ सन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिशन प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। अभी अभी ऊपर मैंने बताया है कि सन के अंदर जो होता है वह कार्बन नाइट्रोजन साइकिल पाई जाती है और फ्यूज़न प्रोसेस होता है। फ्यूज़न प्रोसेस, दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर के एक मॉडरेट साइज के न्यूक्लियाई को फॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई इज। वह प्रोसेस जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे या छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है। तो आपको मालूम है, आप ये भी मैंने ऊपर बताया है, फीसन। फीसन में आप कहते हैं एक बड़ा न्यूक्लियाई जो होता है अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है। फ्यूज़न में क्या होता है, दो छोटे न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी को पाने के लिए मॉडरेटेड साइज के न्यूक्लियाई में जाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, concept of magic number is related to cells model only, only liquid drop model, both A and B, none of the above। तो आपको अच्छे से मालूम है मैजिक नंबर जो होता है वह सेल्स मॉडल से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, phenomena of synthesis of two lighter nuclei into heavier one is mass defect, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, रेडियो एक्टिविटी। देखिए ऊपर का ही क्वेश्चन है, केवल भाषा बदल दी गई है क्योंकि ये इस भाषा में भी ये सवाल पूछा गया है। तो जब भी दो छोटे न्यूक्लियाई को आपस में मिलाकर के एक मॉडरेटेड साइज़ के बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है तो वो किस प्रोसेस से होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न से होता है, फ्यूज़न। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, U238 यूरेनियम 238 कैन बी फिजन्ड बाई फास्ट न्यूट्रॉन्स, बी स्लो न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, डी प्रोटॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। दिस इज द मोस्ट फेमस रिएक्शन, ओके, फास्ट न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 38, normally the percentage of mass which changes into energy in fission process is of the order। फिशन के प्रोसेस में जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो कितने परसेंट होता है, 0.4%, 1%, 0.1%, 10%। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 0.1%। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूज़न की घटना में फिशन की घटना के रिस्पेक्ट में अधिक एनर्जी बाहर की ओर निकलती है, ओके, क्योंकि उसमें मास डिफेक्ट अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ। अच्छा, एक एटॉमिक मास यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या लिखते हैं, एक तरह से ये पूछा गया सवाल। तो आपको मालूम होना चाहिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन बेसिक एमसीक्यूज़ के माध्यम से लगभग बीएससी थर्ड ईयर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूरे सिलेबस को कवर किया है, जिसमें हमने बहुत फैक्ट पर आधारित और मेनी टाइम्स मेनी एग्जामिनेशन कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपसे। और उम्मीद है इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस आशा के साथ आज का वीडियो रहा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को पाना चाहते हैं इन क्वेश्चंस के और अदर पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे, जहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ्स अनदर पेपर्स के भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ नए भी पीडीएफ जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।